Okay, very good evening to one and all. So today we will start with question number 105. Sorry for a bit of delay because there was some sharing issue which was coming in between the updates. So let's start without no further delay. And today we will start with question number 105, right? And we will try to do some of the questions, right? Because we are not very intensive, like we don't rushing through it like we have to finish it in one go because the digestion of the information is mandatory. So let's start with it. So let's start with it. So as you can see, question number 105 is a very good question, and similar type of questions have been seen previously from ecology also in the older time, not right now. But in the previous time, we have seen such kind of questions. So if I see question number 105, it says arrange the ecosystem type on the basis of standing crop, dry weight. So when we were studying standing crop and standing state, I told you people that when you talk about the standing crop, it is the amount of biomass present at a particular time at a particular trophic level, right? Such kind of definition we have given with respect to the standing crop. And when we talk about the standing crop, it is basically the dry weight, and we have to arrange in the ascending order. So definitely, if you see the pattern of this question, they are basically trying to ask the productivity in an indirect manner, because more the photosynthesis, more is the accumulation of the biomass, right, inside the plant body. So they are indirectly asking about the photosynthetic aspect, and which correlates with the productivity. But when you talk about the productivity stuff, then it has to be go like, if you see the data, and we have already attached it multiple times. And when I was teaching the productivity, I told you that जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसका जो है प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, करीबन करीबन अगर देखोगे आप तो 2000 kg पर मीटर स्क्वायर इस तरह से डाटा दिया हुआ है, राइट? वी विल अटैच दैट डाटा। अभी हम उस डाटा को नहीं डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपको आइडिया लेना है। तो अगर मैं प्रोडक्टिविटी वाइज बात कहूं तो मुझे इस बात को तो कोई डिनायल नहीं होगा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो मैक्सिमम रहेंगे और जो डेजर्टेड एरिया होगा वो मिनिमम रहेगा। ये दो मेरे पास हिंट थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सबसे मैक्सिमम रहना है और डेजर्टिफाइड एरिया को सबसे कम रहना है, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल मिलेगा आप। तो ए तो मैक्सिमम रहेगा और ई मिनिमम रहेगा, ये मुझे पता था। और ऑर्डर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, राइट? तो ई सबसे मिनिमम हो और ए मैक्सिमम हो। जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज आती है कि ए मैक्सिमम हो और ई मिनिमम हो, विच इज डायरेक्टेड एरिया, तो मेरे पास से कुछ ऑप्शंस मेरे सिंप्लीफाइड हो जाएंगे और वो कट डाउन हो जाएंगे। तो मेरे पास से एक ये फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा गाइस, इसका कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे। मेरे पास से ये फर्स्ट ऑप्शन भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ई मिनिमम है और ए मैक्सिमम है। ये तो मुझे पता है कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है और डेजर्टेड एरिया की मिनिमम। अब ए के बाद डेफिनेट सी बात है कि बोरियल फॉरेस्ट की बात आती है, राइट, है ना? तो बोरियल फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद इनकी काउंटिंग होती है। तो अब मैं ऑर्डर लिखना पसंद करूंगा क्योंकि क्वेश्चन अब सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो अगर मैं लिखने जाऊंगा तो आपको ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है, या से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है। ये सबसे मैक्सिमम रहने वाले हैं। इनके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा बोरियल फॉरेस्ट का, जो डाटा कहता है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर में और बुक्स में ये डाटा अवेलेबल है इकोलॉजी की। बोरियल फॉरेस्ट के बाद जो आते हैं वो ट्रॉपिकल स्वैम्प्स का नंबर आता है। ठीक है, स्वैम्प्स को ज्यादा प्रोडक्टिव माना गया है एज कंपेयर टू ग्रासलैंड के। तो उसके बाद आपका नंबर आता है ट्रॉपिकल स्वैम्प्स का। ठीक है, ट्रॉपिकल स्वैम्प्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस जो होते हैं आपके वेटलैंड वाले एरिया।
एंड देन इट विल बी ट्रॉपिकल ग्रासेस, ठीक है, देन इट विल बी ट्रॉपिकल ग्रास। और लास्ट में मैंने आपको बताया है डेजर्टेड एरिया आएगा, ये ध्यान रखना है। लास्ट में तो डेजर्टेड एरिया है, उससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में। तो यहाँ पे जब इस ऑर्डर को आप मैच करेंगे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम स्टैंडिंग क्रॉप जो है या बायोमास जो है, ड्राई वेट है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रहेगा, फॉलोड बाय बोरियल फॉरेस्ट, फॉलोड बाय ट्रॉपिकल स्वैम्प्स, राइट, फॉलोड बाय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फॉलोड बाय डेजर्टेड एरिया। तो जब इस ऑप्शंस को आप पकड़ेंगे तो यू विल गेट द क्लियर कट आंसर कि आंसर आपका जो है सेकंड होने वाला है यहाँ पे। तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 105 विल डेफिनेटली गोइंग टू बी सेकंड। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताइए फटाफट से। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? जल्दी से बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, मल्टीपल टाइम्स ये पहले भी आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, कई बार ये पहले भी रिपीट हुआ एनटीए में अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, आपके असाइनमेंट में भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है, ये कहीं भी कभी भी किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फ्यूचर ऑल्सो। चलिए जी, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 106। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। जिसने भी सारे लेक्चर हमारे स्टैटिस्टिक्स के किए उसको ये आइडिया लग गया होगा कि ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन था, और जो ऑलमोस्ट सभी को आना चाहिए था। 106 कहता है इफ क्यू आई, डी आई एंड पी आई, तीन टर्मिनोलॉजी यूज की है, ध्यान दीजिएगा। क्यू फॉर क्वार्टाइल, पी फॉर परसेंटाइल एंड डी फॉर डेसाइल, राइट। तो इफ क्यू आई, डी आई, पी आई रेफर टू रिस्पेक्टिवली द आईएथ क्वार्टाइल, मतलब क्यू आई क्या है? आईएथ क्वार्टाइल है, कोई भी क्वार्टाइल हो सकता है। पी डी आई क्या है? आईएथ डेसाइल। और पी आई क्या है? आईएथ परसेंटाइल। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपको पढ़ाया जा रहा था क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेरा डाटा होता है, राइट, और डाटा को आप जब स्टैटिस्टिक्स में लेते हो तो चार क्वार्टाइल में डिवाइड हम कर लेते हैं। एक होता है Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4। तो ईच वन विल बी गेटिंग 25% डाटा सेट। तो Q2 जो है वो बेसिकली आपका नथिंग एल्स मीडियन होता है। Q2 आपका मीडियन होता है। ऐसे ही जब आप डेसाइल लेंगे, राइट, तो जो डेसाइल है वो आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा डाटा को, राइट, छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे तो 10 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, 10-10 रुपए के 5 नोट, ये 10-10 रुपए 10-10% में डिवाइड करेगा डेसाइल। और जो आपका लास्ट में दिया हुआ है परसेंटाइल, तो परसेंटाइल आपको पता है कि 50th परसेंटाइल जो होती है वो मीडियन होती है। और ये बहुत से स्टैटिस्टिक्स के बेसिक एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, मतलब यू कुड नॉट इमेजिन। और ये फंडामेंटल फंडामेंटल अजम्पशन है स्टैटिस्टिक्स में। ये जो अजम्पशन है ये फंडामेंटल अजम्पशन है, मैं लिख भी देता हूं आपको, कि जो मीडियन होती है किसी भी डाटा सेट की गाइस, वो हमेशा आपकी इक्वल होती है सेकंड क्वार्टाइल के, या फिर आप कह सकते हो 50th परसेंटाइल के, या फिर आप कह सकते हो फिफ्थ डेसाइल के। अब यहाँ पे आप करके भी देख सकते हो, 5 into 10 पार्ट में डिवाइड करता है, आ गया 50। परसेंटाइल जो आपका हो गया 1 into 50। क्वार्टाइल जो हो गया 25 into 2, सेकंड क्वार्टाइल, ये भी 50% डाटा हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका एक ही है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, कि सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डेसाइल। और वही आपकी मीडियन भी होती है। ये आप चेक कर सकते हैं, हर जगह आपको इसके ऊपर डाटा अवेलेबल मिल जाएगा। कई बार ये सीए के एग्जाम में, स्टैटिस्टिक्स के और एग्जाम में, एक्चुरियल साइंस वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट Q2 इज इक्वल टू P50 इज इक्वल टू D5, मींस सेकंड क्वार्टाइल ही मीडियन है, 50th परसेंटाइल ही मीडियन है, और फिफ्थ डेसाइल भी मीडियन है। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। 106 थर्ड विड बी द करेक्ट आंसर। जल्दी बताइए। जब डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसका तो वहां पे चीजें मेंशन होगी,
कि हाउ वी टेक। क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए, जिन्होंने भी परसेंटाइल का कंसेप्ट पढ़ा, डेसाइल का, क्वार्टाइल का, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए थी आई गेस। राइट, इस क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं। तो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। या आप ये कह सकते हैं कि एनटीए जब भी की देगा तो थर्ड ही इसमें करेक्ट आंसर आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेकंड क्वार्टाइल मतलब 25 × 2, क्वार्टाइल मतलब 25% का हर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, डेसाइल मतलब 10-10% का एक डेसाइल होगा। राइट, तो ये आपको पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है। मैम ने आपको पढ़ाया भी था जब पढ़ा रहे थे हम लोग लैंडफिल। तो ये आपको बुकलेट में डायरेक्ट दिया हुआ है, आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट खोल के देखेंगे कलर बुकलेट 3 में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैसेस कमिंग आउट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल? भाई ये तो सबको पता है कि CO2 भी एमिट होती है, अमोनिया एमिट होती है, मीथेन एमिट होती है। ओजोन कहाँ से आई? ओजोन एमिट नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट होती है, फर्स्ट फेज में भी होती है, सेकंड में भी होती है, अमोनिया भी होती है, मीथेन भी होती है, ये भी हमें पता है। लेकिन ओजोन कभी भी एमिट नहीं होती। क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बहुत इजीली आप पिक कर सकते थे, एंड दैट वुड बी ओजोन ओनली। तो ओजोन का कोई काम नहीं है। जब लैंडफिल में वेस्ट का डिकम्पोजिशन होगा तो ओजोन की टाटा बाय बाय, वहां कोई काम नहीं। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को 107 में? जल्दी बताइए। इजी इजी तरीके से इसको अच्छे से आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअली फ्रेम कर लेना है इस पेपर को, क्योंकि मेरा अपना मानना है यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑन दिस थीम। क्योंकि ये जो भी अब पेपर, अभी आज एक गुड न्यूज आई है कि 10 जुलाई से पहले पहले जो टेंटेटिव शेड्यूल है अगले एग्जाम का डिक्लेयर हो जाएगा। राइट, क्योंकि मिनिस्ट्री को काफी सारे लेटर्स और PIL गई है। तो डेफिनेटली 10 जुलाई को आज एक यूट्यूब चैनल पे मैं देख भी रहा था, वहां पे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी लगाई हुई थी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है दैट हैव बीन ऑर्डर टू डिक्लेयर द शेड्यूल बिफोर 10th ऑफ जुलाई। तो आप लोगों को मोमेंटम को मेंटेन करना है, और एग्जाम बहुत जल्दी में होने वाला है। ठीक है, खासतौर से नेट का, नीट का हम नहीं कह सकते क्योंकि उस पर कोर्ट केस है। पर नेट का और CSIR नेट का एग्जाम जो विदाउट एनी ये कैंसिल किया गया है, ठीक है, तो वहां पे जल्दी से जल्दी एग्जाम होने की संभावना है। मुझे जो न्यूज मिली है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, डायरेक्टली केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से आया है। ये क्वेश्चन जेई और नीट में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। और ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में भी था, और जो इसका आंसर है वो टेस्ट में सबसे पहले दिया हुआ था। अगर आपने टेस्ट किए हो T1 T2 T3 T4 T5 जो फुल टेस्ट थे, उसमें जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑप्शन एक आंसर ही वही था, और ये पहले भी आ चुका है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के असाइनमेंट में ये है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए कैसे कहता है। हम्म, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट? मतलब किनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो हम करके देखते हैं, मतलब जिसमें दो केमिकल स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा वही मेरा आंसर अलग होगा। सेम वालों को मैं नहीं लूंगा। तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन से ही चलता हूं भाई। मैंने पहले लिया H2S। H2S में मैंने सल्फर को मान लिया X, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है 1, 2 × 1 प्लस X शुड बी इक्वल टू 0, तो X आ गया -2, मतलब H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन -2। दूसरा मैंने लिया S2- जो इस पेयर में दिया हुआ है S2 2-, तो इसके ऊपर जितना चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। राइट, तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है जी, हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊंगा S2 2-, तो यहां पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, -2 यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बैठेगी। ठीक है, ये -2 हो गया आपका, है ना। तो S2 2- है ये, तो इसको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, ये -2 यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये तो सेम हो गया। इसका तो कोई लेना देना बनता नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई लेना देना किसी हाल में बनता नहीं है। राइट, तो ये तो ऑप्शन मेरा कट जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये गया।
ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, सॉरी फॉर द बिट ऑफ इंटरप्शन। अब हम आगे चले जाते हैं गाइस। आगे जब हम जाएंगे, हाँ हाँ अब आएंगे गाइस। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में जब हम अमोनिया को देखेंगे तो अमोनिया का आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाइट्रोजन को आप एक्स मान लीजिए, हाइड्रोजन का हो गया 1, 3 × 1 शुड बी इक्वल टू 0, तो एक्स आ गया -3। तो अमोनिया के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी गाइस -3। तो अमोनिया होता है -3। दूसरा दिया हुआ है NO2-, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। ऑक्सीजन का होता है -2, तो दो एटम है, -2 शुड बी इक्वल टू -1 जितना टोटल चार्ज है, तो एक्स आ जाएगा +3। तो एक -3 है, एक +3 है, तो दोनों अलग अलग है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो करेक्ट आंसर तो आपका ये हो गया, सेकंड करेक्ट आंसर हो गया विदाउट एनी डाउट। पहले भी ये अमोनियम नाइट्रेट वाला क्वेश्चन एक आया हुआ है, बट वो अमोनियम नाइट्रेट का था, राइट। यहाँ पे अमोनिया और ये स्पीशीज अलग से दे दी है, डजंट मैटर। जब भी कोई एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। N2 में नाइट्रोजन का 0 होगा, S8 में सल्फर का 0 होगा, ठीक है, ये आपको पता है। जब आप बात करेंगे HS- की, राइट, तो यहाँ पे HS- का जब मैं कैलकुलेट करूंगा, HS-, तो हाइड्रोजन का +1 हो गया, प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू -1, तो एक्स आ गया -2। मतलब HS- में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और S2- में भी -2 है, तो ये भी सेम हो गया। तो आपको अब आंसर क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि इसमें भी -2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी 0 0 है, सेम है, यहाँ भी -2 माइनस, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर बचा है 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ओनली, फॉर श्योर। करेक्ट आंसर जो है आपका, वो सेकंड आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें एक में -3 है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो करेक्ट आंसर फॉर 108 इज 2। और ये बहुत ही सिंपल 11th क्लास के चैप्टर से, ये एनसीईआरटी से केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया गया है, और ये नीट और जेई में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। इज इट क्लियर ईच एंड एवरी वन? किसी को कोई डाउट है इसमें? लॉजिकली चलना है हर क्वेश्चन को लेके, आपको भागना नहीं है डाइजेशन करने में। इसका इजी डाइजेशन होना चाहिए। और अगर दोबारा से ये क्वेश्चन उठते हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो, इन 100 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए 15 क्वेश्चन तो आप लेके जाएंगे जो अब पेपर होगा। और दिसंबर 2023 से भी काफी क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो इट विल बी अमलगम ऑफ दिस पेपर प्लस टिल 2012। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मटेरियल तो है ही, चारों बुकलेट है, सिलेक्टेड सोल्यूशन है, सब कुछ है, पर ये भी आपको बहुत हेल्प देने वाला है
सॉल्यूशंस आपने जो पढ़े वो आपको दिख ही गया होगा इस पेपर को देख के। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लोगों में काफी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन ने क्रिएट की, और हमें भी काफी रिसर्च करनी पड़ी। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे तो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, तो काफी डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन कंक्लूजन पे पहुंचना इतना इजी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता दूं पहले ही। राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को देखने में बड़ा सिंपल लगा कि अरे चेरनोबिल होगा तो कुछ नहीं, ठीक है, चेरनोबिल होने से क्या होता है, होगा तो होगा चेरनोबिल, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। लेकिन बहुत ही फाइन और अच्छा क्वेश्चन ये देखने को मिला है। देखिए इसमें बहुत ही डीप सेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें, पूछता है आपसे 109 में कि कहता है द डिस्पर्स्ड रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग अ मेजर एंड फेमस चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट एक्सीडेंट हैपन। तो चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में, आपको पता है ये एक तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। पिछले लास्ट 2 टाइम्स भी इस पे क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट टाइम चेरनोबिल डिजास्टर के ऊपर, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। और ये 1985 में आपका हुआ था। राइट। और दिस इज वन ऑफ द मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन द आइसोटोप्स ऑफ। ये बड़ी अच्छी बात है, जब आप इसका लिटरेचर सर्वे करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। मेजरली जो इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप लीक हुए थे, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सीजियम था आपका, आपका यहाँ पे जो है स्ट्रोंशियम था, आपका आयोडीन था। राइट। और चीजों का जिक्र आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप इसका डिटेल लिटरेचर सर्वे करेंगे और जिन लोगों ने इस पे रिव्यू लिखे हैं, ठीक है, अच्छे रिव्यू लिखे हैं, तब जाके आपको दूर दूर में कहीं नाम मिलेगा कि थोड़ा सा अमाउंट इसमें प्लूटोनियम का भी था इस एक्सीडेंट के अंदर। राइट। पर जनरली आपको सीजियम, स्ट्रोंशियम और आयोडीन का जिक्र मिलेगा। आप कभी भी लिटरेचर पढ़ के देखें, जब डिटेल हम करेंगे इसकी डिटेल, जब हम इसका सोल्यूशन देंगे तो हम वो चीज कवर अप करेंगे। पर इनिशियली जब स्ट्रोंशियम, सीजियम और आयोडीन की बस बात की गई है हर जगह पे, किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया। ठीक है। तो लेकिन अगर जब आप डेप्थ में जाएंगे तो प्लूटोनियम का जो आइसोटोप था, राइट, अगर मैं बात करूं, मेरे पास वो लिंक भी है, मैं होपफुली आपसे शेयर करूंगा। और जब हम सोल्यूशन की फॉर्म में देंगे तो वो तो हम देंगे ही, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उसमें तो देयर इज नो डाउट। तो वहां पे जब हमने देखा कि भाई जो डिस्कशन हो रही है, राइट, तो जब हमने देखा तो वहां पे निकल के आया कि प्लूटोनियम वाज वन ऑफ द आइसोटोप जो इससे कनेक्टेड पाया गया। तो प्लूटोनियम के आइसोटोप है जो वहां पे दिखे कुछ क्वांटिटी में, विच वाज रेडियो एक्टिव। बट मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने, मुझे यकीन है, इसका आंसर यूरेनियम लगाया होगा, मैं ये मानता हूं। पर एज पर आवर रिसर्च एंड आवर डाटा एनालिसिस, इट शोज दैट प्लूटोनियम शुड बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्लूटोनियम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। और यूरेनियम इसमें मुझे नहीं लगता कि करेक्ट आंसर में जाना चाहिए। जो मुझे मिला वहां पे, मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जो, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कुछ कुछ डाटा। ठीक है, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ सो दैट आप फर्मली पढ़ सकें उतने पार्ट को। ठीक है। हाँ, इसमें जो हेडिंग है आपका, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड अदर थिंग्स, तो वहां पे ये चीज अच्छे से एकदम एकदम मेंशन है कि शुरू में तो ये पता चला कि आयोडीन, सीजियम और स्ट्रोंशियम के ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। लेकिन बाद में जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि कुछ और आइसोटोप जैसे टेलुरियम है, जिरकोनियम, नायोबियम, लेंथेनम, सीरियम, और वहीं एक नाम निकल के आया प्लूटोनियम का। राइट। वही नाम निकल के आया प्लूटोनियम का। तो प्लूटोनियम मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें ऑप्शन होना चाहिए था। राइट। मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, और इसको आप पढ़िएगा पूरे पैराग्राफ को, रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस का जो पैराग्राफ है, तो आपको समझ में आएगा कि यस, इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो प्लूटोनियम ही होना चाहिए। राइट। और आंसर वहाँ सूटेबल बैठता नहीं है। मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है। और इसमें जो हेडिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस हेडिंग को आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है
आपको पढ़ना है रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक हेडिंग है इसमें, रिलीज एंड स्प्रेड ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, और सबसे लास्ट में आप जाएंगे, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ये बात मेंशन है, आप पढ़ के देख सकते हैं। मुझे उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं सारी चीजें विद एविडेंस रखता हूँ कि स्टूडेंट को डाउट ना हो, क्योंकि स्टूडेंट अगर डाउट में है तो गड़बड़ है। ठीक है, स्टूडेंट का डाउट में होना गड़बड़ है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है प्लूटोनियम की फॉर्म में निकल के आएगा फॉर श्योर। भाई यूरेनियम से निकलना एक अलग बात है, ठीक है, पर डायरेक्ट अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि फॉल आउट किस चीज का था, वहां यूरेनियम का कहीं भी जिक्र नहीं है, आप पढ़ के देखना लिटरेचर। ठीक है, आप लिटरेचर के, साइंटिफिक लिटरेचर के बेसिस पे बोल सकते हो ना, आप ऐसे नहीं बोल सकते जैसे आप सोच रहे हो कि आपने कुछ भी बोल दिया कि इससे निकलता है, ऐसे तो कोई ना किसी से निकलता ही है। ठीक है, तो वो कोई लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक ये होता है कि लिटरेचर किसको सपोर्ट करती है, साइंटिफिक लिटरेचर सपोर्ट करती है कि प्लूटोनियम के वहां पे रेजिड्यू देखे गए थे। ऐसे तो थोरियम भी किसी सीरीज का पार्ट है जहां यूरेनियम रहता है, पर नहीं। चलिए जी आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 109 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 डायरेक्टली आपकी बुकलेट थर्ड में दिया हुआ है, और जहां पे भी मूवमेंट्स और की बात की गई है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की, वहां पे ये पूरा लिटरेचर वहां पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर 4 में लगा हुआ है। और शीट भी आपको दी गई थी, मैडम वो शीट भी सर्कुलेट करती है मेजर मूवमेंट्स वाली। तो क्वेश्चन नंबर 110 में पहली लिस्ट दी है जिसमें इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, दूसरी लिस्ट दी गई है कि कहाँ पे ये हुई थी। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मुझे तो ये बात पता है, चिपको मूवमेंट, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, और जगह का नाम उत्तराखंड। तो मैं तो भाग के चढ़ जाता कि बी जो है वो 1 पे जाने वाला है, तो मैं तो बी को पकड़ लेता। तो बी तो चला गया 1 पे। जैसे ही बी 1 पे गया, कुछ ऑप्शन की यहां से छुट्टी होने वाली है, क्योंकि मैं 110% श्योर हूं कि बी तो 1 पे ही जाएगा, और किसी पे बी का जाने का बनता नहीं है। तो जैसे ही बी 1 पे गया, वैसे ये भी भाई साहब गायब, एंड ही ऑल्सो गॉन। अब आपके पास सिर्फ दो चॉइस रह गई जिनमें आपको एलिमिनेटर खेलना है, राइट। क्योंकि सारों को मिलाने जाएंगे तो हम समय को ज्यादा बर्बाद करेंगे। ये आ गया आपका। फिर क्या है कि जो आपका जंगल बचाओ आंदोलन है, वो आज का जो झारखंड कहलाता है और पहले का जो बिहार कहलाता है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार का। ठीक है, तो वहां पे जंगल बचाओ आंदोलन चला, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये ध्यान रखिए, आजकल का जो है वो सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड है, छत्तीसगढ़ तो नहीं आई गेस, राइट, है ना। तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर बना था। तो ये जो आपका जंगल बचाओ आंदोलन है, जो जंगल बचाओ आंदोलन है आपका, राइट, तो ये जाने वाला है आपका कहाँ पे जी, ये जाने वाला है फोर्थ के पास, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगर हम बात कर ले सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, राइट, तो वो आपका पल्लाकाड डिस्ट्रिक्ट, राइट, साउथ की बात हो रही है, पल्लाकाड डिस्ट्रिक्ट, राइट, है ना। तो डी आपका 2 पे चला जाएगा, और एक ही अब ऑप्शन और बचा है। ठीक है, एपिको मूवमेंट, जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटका का है, एपिको मूवमेंट, राइट, तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइस आपका फोर्थ होने वाला है, और कोई चॉइस हमारे पास बचेगी नहीं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ए विच इज गोइंग टू थर्ड, एपिको मूवमेंट शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, बी चिपको मूवमेंट चमोली उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, की बात होगी यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट, तो उत्तराखंड की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, और उसके बाद सी जो है आपका जंगल बचाओ आंदोलन, वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार की बात होगी, राइट, मैंने आपको बता दिया। और डी जो आपका है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, वो पल्लाकाड डिस्ट्रिक्ट पे आपका चला गया, 2 ये हो गया आपका। तो करेक्ट आंसर 4 होगा। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 110 में, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 में फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
फोर्थ इज द करेक्ट आंसर 110। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 111 पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है कि जब आप बात करते हैं, ये डायरेक्टली आपकी बुकलेट से क्वेश्चन आया, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हमने आपको बताया था अरेंज द फ्यूल्स इन कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी टॉपिक में मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया एनर्जी, तो मुझे ये बात पता है। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया क्वेश्चन को, उसने लिखा LHV, लोअर हीटिंग वैल्यू। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। दो तरह की हीटिंग वैल्यू होती है, एक होती है HHV, एक होती है LHV। जो LHV होती है उसमें आपका अलोंग विद द हीट जो लिबरेट होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी इन्वॉल्व होता है, बट जो HHV होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट इन्वॉल्व नहीं होता। ये डेफिनेशन हमने दोनों लिखी हुई है, जब आप पढ़ोगे उसको तो वहां पे दिखेगा। लेकिन मेरे लिए ये आसान इसलिए था कि जब आप हीटिंग वैल्यू की बात कर रहे हो या कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे हो, तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है भाई। जो आपकी गैसियस फ्यूल है मीथेन, उसकी हीटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, करीबन 50 मेगा जूल पर केजी होती है। डाटा आपको मिल जाएगा ये सारा। मीथेन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे तो आएगा क्रूड ऑयल, और उसके बाद अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे अच्छा कोल कौन सा होता था? एंथ्रासाइट। फिर आपका आ जाएगा बिटुमिनस। फिर आपका आ जाएगा लिग्नाइट। तो जब मैं ऑर्डर में लिखूं तो मीथेन तो, अब इसने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मीथेन किस पे है? मीथेन ई पे है। क्रूड ऑयल किस पे है? डी पे है। एंथ्रासाइड किस पे है? ए पे है। बिटुमिनस किस पे है? बी पे है। लिग्नाइट किस पे है? सी पे है। तो ऑर्डर आपका ये हो गया, ई फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय ए, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय सी। तो यहाँ पे तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, करेक्ट आंसर थर्ड होने वाला है। मैं दोबारा से क्वेश्चन को कर देता हूं इसको, और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके बुकलेट पे ट्रैप हो रहा है। जो ऑर्डर हमने लिखवाया था हीटिंग वैल्यू का या कैलोरीफिक वैल्यू का, वही डायरेक्ट मैच किया है। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ LHV। तो लोअर हीटिंग वैल्यू का हो, हायर हीटिंग वैल्यू का हो, राइट, या कैलोरीफिक वैल्यू का हो, ऑर्डर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। क्या सबको क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, बढ़ते हुए ऑर्डर में। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है 111 में? मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है पूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, और उसी स्टेटमेंट का यहाँ पे खेल था, पर मैंने ये डाटा सारा अपने सॉल्यूशंस में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। जब जब इस क्वेश्चन की बात हुई है, तब तब मैंने बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को अपने सेलेक्टेड सॉल्यूशन में उतारा है, मतलब लिखा है अच्छे से, सो दैट कि स्टूडेंट उसका एडवांटेज ले सके। अब कैसे उसको उतारा है या क्या हमने लिखा है, वो ध्यान से देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। चलिए, अब जब आप बात करते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोस्टिंग, सो गाइस देखिए, कंपोस्टिंग आप बात करिए या फिर आप कहिए कि जो आपका मेन्योर फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसके बारे में बात की है। और सेम ही चीज आपकी होती है ह्यूमस फॉर्मेशन में, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का प्रोसेस रहता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको चूज करनी थी कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है कौन कौन सी है इसमें से। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एंड देन डिसाइड कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ी, बायोडिग्रेडेशन ड्यूरिंग द कंपोस्टिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है, काफी हीट निकलती है क्योंकि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है जब हम बायोडिग्रेडेशन करते हैं इसका। तो ये तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। दूसरी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25 रेशियो 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है
कि जो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो होता है कंपोस्टिंग में वो इतना होता है, 20 पार्ट अगर कार्बन के हैं तो 1 पार्ट नाइट्रोजन का है, या फिर कहीं कहीं होता है 25 पार्ट अगर कार्बन के तो 1 पार्ट नाइट्रोजन का है। इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में जो आपको डाटा मिलेगा वो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो का डाटा इस तरह का मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये यूनिवर्सली अवेलेबल है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जो है। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मोस्ट ऑफ द जगहों पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो 25:1 होगा, ठीक है, या फिर 30:1 होगा। कहीं पे भी 20 या 20:1 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगहों पे वैसे प्रेफरेबल 30:1 ही करते हैं। तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली रॉन्ग एज फार एज द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इज कंसर्न, राइट। तो लोगों को देख के लगा होगा कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये रेशो जो है 30 के आसपास या 25 के आसपास होता है, 20 के आसपास ये नहीं होता, ठीक है। 30:1 या उससे ज्यादा के रेशो को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि शुरू में कार्बन ज्यादा होता है और जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो उसको यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, अगला कहता है कंपोस्ट इज ह्यूमस लाइक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है जी, कंपोस्ट इंक्रीज द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। जो ह्यूमस का काम है वही इसी का काम है, बिल्कुल ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, इंक्रीज द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो ह्यूमस का काम है वो इसी का काम है। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो स्टेटमेंट ए, सी, डी और ई ये करेक्ट है, और जैसे ही आपने इसको देख लिया कि ए, सी, डी, ई करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड आपका 112। किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताइए। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 112? जल्दी से जल्दी बताइए भाई, फटाफट, क्लियरली। किसी को अगर कोई डाउट हो तो दे कैन टेल मी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपकी बुकलेट से आया है। यूनिट का नाम है मिनरल एंड रॉक। आपको बहुत बार ये पढ़ाया भी गया है, ठीक है, मैम ने भी पढ़ाया है। तो ये यूनिट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पर इसके जो आंसर है वो कहीं ना कहीं दो आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बट मैं उसकी भी रैंकिंग आपको करूंगा, करके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड है। बेसॉल्ट इज एन इग्नियस रॉक कंपोज्ड ऑफ। अब कहता है कि जो बेसॉल्ट है आपकी, उसमें क्या क्या होता है। तो जब आप बेसॉल्ट का कंपोजिशन देखेंगे, और जो बुकलेट में हमने भी आपको लिखवाया, तो उसमें रहता है प्लेजियोक्लेस 46% के आसपास, पायरोक्सिन 7%, ओलिविन 3%, ठीक है। तो प्लेजियोक्लेस, पायरोक्सिन, ओलिविन। अब पायरोक्सिन ओलिविन तो मैंडेटरी है, तो पायरोक्सिन ओलिविन तो मैंडेटरी है। अब पायरोक्सिन ओलिविन जो दोनों में है वही ऑप्शन खाली यहाँ पे रहने चाहिए। तो एक तो ये ऑप्शन लड़ेगा और एक ये ऑप्शन लड़ेगा, बाकी ऑप्शन आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ना तो पायरोक्सिन है ना उनमें ओलिविन है। तो ये भी चले गए भाई साहब, ठीक है, और ये भी चले गए आपके। तो जो असली फाइट है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और 4 में ही है। अब मजे की बात देखने वाली ये है, जब आप डिटेल सर्वे करते हैं तो बहुत सारी बुकलेट ने लिखा है कि इसमें, बहुत सारे लिटरेचर में मिलेगा आपको कि प्लेजियोक्लेस, ओलिविन और पायरोक्सिन। तो इसका आंसर जो है आपको, बेस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ द आंसर जो है वो तो सेकंड होना चाहिए, बेस्ट बेस्ट, जो एकदम मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में मिलता है। बट कुछ रिसर्च आर्टिकल्स और कुछ साइंटिफिक लिटरेचर ये भी कहती है कि 20% के आसपास क्वार्ट्स भी होता है। 20% के आसपास जो है क्वार्ट्स भी इसमें मिलता है, 20% के आसपास। तो यहां से जो हमें लगता है एक आंसर इसका फोर्थ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों ही ऑप्शंस को करेक्शन में देगा। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप किस पे जाओगे, तो मैं कहूंगा सेकंड इज प्रेफरेबल देन फोर्थ। तो सेकंड ज्यादा अच्छा आंसर है इसमें, पर दोनों ही करेक्ट आंसर है। ओलिवीन, पायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस एंड क्वार्ट्स, ओलिवीन एंड पायरोक्सिन, 113 में ये आप मेरी बात को लिख लीजिएगा। और सेकंड जो चॉइस है वो मोर प्रेफरेबल है देन थर्ड से। अब ये एनटीए के ऊपर है,
वो सेकंड दे, ड्रॉप करे या थर्ड दे, बट दोनों ही आंसर करेक्ट है, पर ज्यादा करेक्ट जो है वो सेकंड है। ओलिवीन, प्लेजियोक्लेसन, पायरोक्सिन, ये ज्यादा करेक्ट है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? क्योंकि क्वार्ट्स भी 20%, 15% होता ही है, ठीक है। बट ज्यादा करेक्ट आंसर ओलिवीन, प्लेजियोक्लेस, पायरोक्सिन है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्वार्ट्स, ओलिवीन, पायरोक्सिन थोड़ा कम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली आपके असाइनमेंट से आया है, डायरेक्टली बुकलेट से आया है, 12th क्लास का क्वेश्चन है, कई बार ये नीट में आ चुका है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये क्लास में मैंने पढ़ाया था, और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व? अब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, या जब आप बोलते हो कि सिग्माइड ग्रोथ कर्व है, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है जे शेप और एक्सपोनेंशियल। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और सिग्माइड ग्रोथ कर्व को जब आप लिखते हो, राइट, तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया भी था, हम लिखते हैं dn/dt इज इक्वल टू rn। ये तो दोनों में ही कॉमन है। लेकिन जो आपकी ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है या सिग्माइड ग्रोथ होती है, वहां पे यहाँ एक फैक्टर आ जाता है जिसको आप क्या कहते थे, 1 - n/k। या लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते थे, राइट, क्योंकि आपको याद आना चाहिए ना कि सर ने लिखवाया कैसे था, सो दैट यू कैन रिलेट इट। k - n/k, जहाँ पे k को आप कहते थे कैरिंग कैपेसिटी, राइट। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठती है, और वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है? सो 114, द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली। एनीवन हैविंग एनी डाउट? जल्दी बताइए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 114 इज 1। क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो आज की सभा को यहीं तक रखेंगे। अब ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं है, हार्डली हमारे पास 26 क्वेश्चन बचे हैं। अगर पैसेज भी करेंगे तो 10 क्वेश्चन और लगा लीजिए। तो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके इसको वाइंड अप करेंगे। और आप सभी लोग चार्जअप रहिए, तैयारी पूरी करिए, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, मोमेंटम मेंटेन रखना चाहिए। वी विल सी यू टुमारो ऑल्सो। अभी हम इंटेंसिव नहीं कर रहे हैं, 30 तारीख से बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम चालू होने वाले हैं, तीनों ही, एनटीपीसी भी, गेट भी, और नेट जेआरएफ भी। तो तीनों बैचेस उसके बाद फ्लोट कर जाएंगे, और ये डिस्कशन आपका चलता रहेगा। इसको हमें पूरा डिस्कस करना है, जितना भी मैक्सिमम हम कर सके, मतलब पूरे क्वेश्चन कर देंगे हम, 150 तो छोड़ेंगे नहीं, सो दैट कि अगर दोबारा से कहीं कोई दिखता है तो उसको आप कैच कर सकें इमीडिएटली, मतलब विदाउट एनी डिले और डायलेमा। ठीक है जी। चलिए जी, विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम, एंड नाउ वी विल बी मेकिंग इट अवेलेबल ऑन योर क्लाउड। आज ये काम आपको हुआ मिलेगा। टेक केयर, गुड नाइट।